अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑन हसीम ऑन माइक। आज हमारी इस सिटिंग का मकसद आपको एक बहुत अहम इंसान से मिलवाना है। एक ऐसे इंसान जिन्होंने अपनी लाइफ में गुज़िश्ता 10 सालों में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है। जब 10 साल पहले वो लाहौर आए, उनके पास कुछ भी नहीं था, बट आफ्टर 10 ईयर्स ही हैज़ अचीव्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन हिज लाइफ। और माशाल्लाह वो सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर बैक एंड डोमेन के अंदर काम कर रहे हैं। इनका मोर देन 7 ईयर्स एक्सपीरियंस है कंप्यूटर साइंस की डोमेन में। और इन्होंने अपनी लाइफ में जितनी ज़्यादा स्ट्रगल की है, उनको अगर आज मैं आपके सामने शेयर करूं, तो मेरे ख्याल में यूथ के लिए, यंग जनरेशन के लिए, वो बच्चे जिनके पास आज वसाइल नहीं हैं एंड दे वांट टू डू समथिंग, उनके लिए ये बहुत बड़ी एग्जांपल है। तो आज की स्टोरी के बाद आई थिंक ये तो क्लियर हो जाएगा कि अगर आपके पास वसाइल नहीं है, अगर आपके पास ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है मटेरियलिस्टिकली, और फिर भी आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, देन यू शुड सी दिस स्टोरी। तो हम आज आपको मिलवाते हैं ज़हीर मंजर से। पाइथन डोमेन के अंदर ये काम करते हैं और माशाल्लाह इनका एक बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है अपनी डोमेन में। जी अस्सलाम वालेकुम ज़हीर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। तबीयत से ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़ा अच्छा गुजरा आज हाँ, आपका? रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें टाइम दिया इस सेटिंग के लिए। जी, बस ये टाइम तो हमारा कुछ मसरूफियात की वजह से नहीं निकल सका, तो अभी फाइनली हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं जो हमारी मुलाकात हुई। बिल्कुल बिल्कुल। ज़हीर, शुरू करते हैं। आप वो टाइम जब 10 साल पहले आप लाहौर आए, तो ऑब्वियसली आप एफएससी करके इंटरमीडिएट के बाद लाहौर आए थे, तो यू वर नथिंग हैविंग एनीथिंग। तो उस टाइम आपका माइंडसेट क्या था? आखिर फाइनेंशियली आपके पास कुछ भी नहीं था, बट यू वर थिंकिंग कि अब मुझे पढ़ाई भी करनी है एंड नाउ आई हैव टू मैनेज माय ओन फाइनेंशियल सर्कल एज वेल। तो आपका उस टाइम माइंडसेट क्या था एक्चुअली? मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एक वो बच्चा जो किसी दूसरे शहर से लाहौर आए और उसके पास कुछ भी ना हो, और उसने पढ़ाई भी करनी है और जॉब का सेटअप भी अपना बनाना है, तो उसका माइंडसेट क्या होना चाहिए? जी बेसिकली जब मैं लाहौर आया था तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये आपको बताता हूँ कि मेरा ना लाहौर आने का कोई माइंड नहीं था। अच्छा। मेरी बीसीएस की डिग्री है वो जीसी से थी, फैसलाबाद से। तो तानिया वाला में हम रहते थे, तो उसके बाद फैसलाबाद शिफ्ट हुए। तो मेरा माइंड था कि मैं फैसलाबाद से ही अपनी ना ग्रेजुएशन को कंप्लीट करूँगा। लेकिन एक यहाँ पे मेरे दोस्त थे कलीम इकबाल, उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि इधर पंजाब यूनिवर्सिटी है और उनकी डिग्री की बड़ी बात है, आप अप्लाई करो। तो मैंने उनके टेस्ट में अप्लाई किया, तो आई थिंक ओवरऑल उनके टेस्ट में मेरे कोई थर्ड नंबर आया था, जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना सब में। ऑलराइट। तो मेरा एडमिशन हुआ। तो फिर जब मैं लाहौर फीस जमा करवाने के लिए आया था, तो मेरे पास कोई मतलब प्लान नहीं था अपने लिए कि मैं वहाँ जाके क्या करूँगा, कहाँ पे रहना है, अपना गुजारा किस तरह करना है। बस एक चीज़ माइंड में थी कि जो भी करना है अपने लिए भी करना है और साथ में थोड़ा बहुत फैमिली को भी सपोर्ट करना है, जो कि पीछे नाइस। बैठे हुए। जी बिल्कुल, ऑब्वियसली हम सब मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हैं, तो ज़हीर मुझे ये लग रहा है कि आपका माइंडसेट ये था कि मुझे अपने आप को कुछ स्टेबल करना है अभी जब मैं पढ़ाई शुरू कर रहा हूँ, और साथ फैमिली की सपोर्ट के लिए भी कोई काम करना है। तो आज की यूथ के लिए जिनके पास वसाइल नहीं है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये चीज़ अपने जहन में ज़रूर रखें कि आपने अपने साथ साथ अपनी फैमिली का भी सोचना है। अच्छा, मैं यहाँ से बात आगे बढ़ाता हूँ कि अब आप लाहौर आ गए, आपका एडमिशन भी हो गया। अब ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी में जब आप एडमिट हो गए हैं, आपकी डिग्री स्टार्ट हो गई है, आपके पास हॉस्टल नहीं है, आपके पास कोई जॉब नहीं है जिससे आपने महीने का खर्चा चलाना है, उसके बाद आपके पास लाहौर में कोई लिंक्स भी नहीं है, आपके कोई सोर्सेज नहीं है, तो आपने वो जो आपके पहले 2 महीने थे उसमें आपने क्या क्या फेस किया, क्या क्या स्ट्रेटजी थी आपकी, किन किन चीज़ों को आपको केटर करना पड़ा उस सारे टाइम में? जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो मैंने माइंड बनाया हुआ था कि मैंने एक ऐसी रहायश ढूंढनी है जो बिल्कुल सूटेबल हो, जिसका बहुत ज़्यादा एक्सपेंस ना हो, चाहे वो किसी तरह की भी हो, वो मेरे लिए मैटर नहीं करता था। मुझे सिंपली एक रहायश चाहिए थी जहाँ पे मैं रात को जाके सो सकूँ और दिन में अपना टाइम यूनिवर्सिटी में स्पेंड करूँ। तो जब मैं यहाँ पे आया था तो एक दोस्त थे, वो यहाँ पे हॉस्टल में रहते थे, उनकी डिग्री के आखिरी मंथ चल रहे थे। तो थोड़ा उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि फर्स्ट मंथ उन्होंने मुझे अकोमोडेट किया, मेरा सामान उन्होंने कहा कि आप मेरे पास रखो जब तक आप रहायश ढूंढ रहे हो फिर हो। तो रहायश ढूंढने से पहले मेरा जो फोकस था वो ये था कि मैं ना कोई जॉब ढूंढूँ जिससे मेरा मंथली एक्सपेंस वगैरह निकले, मैंने यूनिवर्सिटी के खर्चे निकले, तो रहायश का खर्चा निकले। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले अप्लाई किया केएफसी में। राइट। सॉरी केएफसी नहीं, शायद ये फ्राई चिक्स या केएफसी में से कोई था। अच्छा। तो मैंने अप्लाई किया। जब मैं उनको इंटरव्यू वगैरह देने के लिए गया तो मेरी थोड़ी बियर्ड थी, बड़ी हुई थी। तो अच्छा। उन्होंने कहा कि हम ना मतलब क्लीन शेव दाढ़ी लोगों वाले को को प्रेफर नहीं। करते हैं, दाढ़ी वालों को नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं कोई और ढूंढ लेता हूँ। अच्छा, फ्राई चिक्स में ये आ कि हम दाढ़ी वाले लोगों जी को प्रेफर नहीं करते जॉब। नहीं करते। तो ये 2014 की बात है। तो उसके बाद फिर मैंने वहाँ से निकला। उसके बाद फिर मैंने
एक दो दोस्तों को मिला, मैंने कहा यार ये मसला है तो मुझे कोई एटलीस्ट होम ट्यूशन ढूंढने में हेल्प करें। तो फिर इसी तरह करके मैंने फर्स्ट मंथ में किसी तरीके से पहले होम ट्यूशन ढूंढी, जो कि मेरी रहायश से और मेरी यूनिवर्सिटी से बहुत ज़्यादा दूर थी। अच्छा। जिसके लिए मुझे मतलब पहले एक मेट्रो के स्टॉप तक ट्रैवल करना पड़ता था, पैदल जाना पड़ता था, फिर आगे मेट्रो से वो एक स्टॉप था कजाफी का वहाँ तक, और वहाँ से पैदल फिर आगे ट्यूशन, क्योंकि मेरे पास बाइक नहीं थी ना साइकिल, कुछ भी नहीं था जब मैं हॉल में आया राइट था। राइट। तो इस तरह था। फिर रहायश का मसला आया, तो वो थोड़ा बहुत फिर मैं जमीयत के साथ एफिलिएट हो गया, तो उनके रेफरेंस से मुझे हॉस्टल मिल गया यूनिवर्सिटी के अंदर ही, और जिसके अंदर मैं डिग्री के दौरान। राइट, तो आपका जो एडमिशन है वो पंजाब यूनिवर्सिटी के कैंपस में हुआ, जी ओल्ड कैंपस में। ओल्ड कैंपस में। तो आप ये देखिए कि जैसे कि बता रहे हैं कि इन्होंने एक ट्यूशन ढूंढी, होम ट्यूशन, और वो होम ट्यूशन इनके कैंपस से बहुत ज़्यादा दूर थी, और जब आपके पास बाइक भी नहीं है, लाहौर इतना बड़ा शहर है, तो वो लोकल ट्रांसपोर्ट पे ट्रैवल करके होम ट्यूशन पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे कुछ घंटे होम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, फिर लोकली ट्रैवल करके वापस आ रहे हैं यूनिवर्सिटी शाम को, और साथ अपनी डिग्री को कंटिन्यू कर रहे हैं। अच्छा, इस टेन्योर के अंदर आप जब फाइनेंशियली बहुत सारी चीज़ें फेस कर रहे होते हैं ना, तो आपको ये फिक्र नहीं होती कि आपने जनरली 3 टाइम खाना खाया जाता है दिन में, लेकिन आपको तब ये फिक्र नहीं होती कि आपने 3 टाइम खाना खाया या नहीं खाया। तो मेरे ख्याल में आपने जिस तरह से टाइम गुजारा है, तो उस टाइम पे आपका कुछ ऐसा भी सीन होता होगा कि आपके पास पैसे नहीं है पूरा दिन, और आप सिर्फ कोई थोड़ी सी चीज़ पे सिर्फ गुजारा कर रहे हैं, अपना दिन गुजार रहे हैं। उस चीज़ के बारे में बताएंगे, वो किस तरह से आप मैनेज करते थे खाने का जी सीन? जब मैंने ट्यूशन स्टार्ट की थी तो उसके मेरे ख्याल पहले 6 मंथ तक तो मैं कुछ सेविंग्स अपनी करने तक, तो मुझे याद है कि नाश्ता भी मैं मतलब कभी कभार करता था सुबह का, और मेरा प्रेफर ये होता था कि मैं थोड़े से पैसे बचाऊं। दोपहर का खाना खाया, जी। रात को यूनिवर्सिटी की जिस क्लास खत्म होती थी 5:30 बजे, और 6:30 ट्यूशन का टाइम था, तो मैं भाग के क्लास में से निकलता था, अपने वो दोस्तों को देता था अपना बैग कि मेरा रूम में रख दें, राइट। और जाता था ट्यूशन पढ़ा के वापस आना। तो अनारकली से वाला जो स्टॉप है मेट्रो का, वहाँ पे उतर जाना, अच्छा। और वहाँ से फिर अनारकली में आना। वहाँ पे ना एक नया दाल चावल है बड़ा मशहूर, अच्छा। तब उनकी छोटी प्लेट थी आई थिंक 30 रुपीज़ की, और बड़ी 70 की दाल चावल की। अच्छा। तो मैं 30 रुपीज़ की वापसी पे वो वाली प्लेट खाता था, और हॉस्टल आके आराम से। और ये आपका खाना होता हाँ था ये पूरे मेरा दिन? खाना होता था बस। और 30 रुपए वाली दाल चावल की यस प्लेट, और ये आपका टोटल खाना है सुबह से लेकर रात तक। यानी कि आप कोशिश ये करते थे कि 30 से 50 रुपए में, जाहिर है कोई चाय जी शाय का कप भी पीते होंगे, तो 30 से 50 रुपए 50 में आप अपना पूरा दिन गुजारें। गुजारे बिल्कुल। तो सोचने की बात यह है कि आज की यूथ, आज की यंग जनरेशन, हमें हर वक्त फैसिलिटीज चाहिए, लेकिन आप ये सोचिए कि 50 रुपए में पूरा दिन गुजारना, और सिर्फ एक छोटी दाल चावल की प्लेट खाकर अपना पूरा दिन गुजारना, लेकिन इस फोकस के साथ कि मैंने कुछ करना है लाइफ में, तो माशाल्लाह फिर कुछ ना कुछ इंसान कर भी लेता है। अच्छा, ये बताएं कि ट्यूशंस तो आपकी ज़ाहिर है चल रही थी, तो आपने थ्रू आउट द डिग्री, जो आपकी डिग्री थी उसमें आपने ट्यूशंस पढ़ाई, या बाद में आपने किसी और जॉब में स्विच कर लिया था ट्यूशंस को? मैंने थ्रू आउट डिग्री ट्यूशन पढ़ाई है, और डिग्री के बाद भी मैंने जब जॉब स्टार्ट की थी ना अपनी फर्स्ट आईटी की, तो उस कंपनी के साथ भी मैंने कोई तकरीबन 7-8 माह ट्यूशन पढ़ाई है। अच्छा। तो ये होता रहा कि मैं जॉब हुई है तकरीबन शाम 7 बजे फ्री हुई थी, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करके 7:30 का टाइम करवाया था। तो जॉब से फ्री होकर मैं ट्यूशन पढ़ाने आता था, और ट्यूशन पढ़ा के फिर वापस हॉस्टल आता होता था। राइट राइट राइट। तो मेरे ख्याल में जॉब के साथ या पढ़ाई के साथ, क्योंकि जो कंप्यूटर साइंसेस की पढ़ाई है, मैंने बहुत सारे बच्चों से मैं मिला हूँ, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई कर रहे होते हैं, वो उनका क्लेम ये होता है कि भाई हम इस पढ़ाई के साथ जॉब नहीं कर सकते, ठीक है, इस पढ़ाई के साथ काम नहीं किया जा सकता। आपको आज ये स्टोरी दिखाने का पर्पस ये है कि इस पढ़ाई के साथ भी लोगों ने जॉब की हुई है, और उन्होंने अपने आप को भी बिल्ड किया है, अपनी फैमिलीज को भी बिल्ड किया। आज जहीर सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पे काम कर रहे हैं, ये एज अ टीम लीड काम कर रहे हैं, और इनका माशाल्लाह 7 इयर्स के राउंड एक्सपीरियंस है अपनी डोमेन के अंदर। इन्होंने अपनी डिग्री के दौरान टोटली स्ट्रगल की है, टोटली फिजिकल जॉब की है। तो आज के वो बच्चे जो अभी डिग्री कर रहे हैं और उनके घरों के हालात ऐसे नहीं है कि उनको सपोर्ट कर सकें, तो वो ये चीज़ क्यों नहीं सोच पा रहे, हालांकि ये एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं, हमारे पास मौजूद हैं। अच्छा ज़हीर, मुझे ये बताएं कि ऐसे टाइम में जब आपके पास कुछ नहीं है जेब में, ऑब्वियसली 2,000 रुपये भी बहुत बड़ी बात होती है, जब आपके पास कुछ नहीं होता, आप सिर्फ 40-50 रुपए में अपने पूरे दिन को मैनेज कर रहे हैं। 2,000 रुपये जब इतनी बड़ी अमाउंट है, तो क्या आपके ज़हन में ये नहीं आता था कि मेरे पास बहुत एक अच्छे लेवल की इनकम होनी चाहिए,
और मेरे पास वसाइल होने चाहिए और मैंने जी कपड़े ख़रीदने हैं, जूते ख़रीदने हैं महंगे। क्या आपने कभी घर वालों से ये क्लेम नहीं किया या ऐसा कोई ख्याल आपके ज़हन में नहीं आया? नहीं, मेरा नहीं ख्याल मैंने अपनी डिग्री के दौरान घर वालों को तंग किया है इस तरह की चीज़ों के लिए। बल्कि मेरी कोशिश होती थी कि जब मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, मेरा ख्याल 8,000 या 9,000 रुपये मुझे ट्यूशन से मिलता रहा। अच्छा। तो उसमें से मतलब मेरा महीने में एक चक्कर घर लगता है, तो मैं घर को चीज़ भी लेके जाऊँ। उसके अलावा अम्मी को भी कोई 1,000-2,000 रुपये जितने में सेव कर सकता है, मतलब घर जाके लोगों नाइस। के लिए मैंने सेविंग की है। नाइस। तो बाकी कपड़ों के लिहाज से तो मेरा ख्याल है कि मैं शायद शेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं कर देता हूँ कि मेरे काफ़ी दोस्त भी थे जो काफ़ी हेल्पिंग थे। अच्छा। तो मोस्टली ये होता था कि मैं और मेरा एक दोस्त था, हम ये अनारकली बाजार में ना संडे को वो लंडा टाइप कपड़े रखते हैं, उसमें जी से जी। ढूंढते थे कि बेहतरीन बेहतरीन सी या अच्छी सी शर्ट है जो यूनिवर्सिटी पहन के जाने के काबिल हो। अच्छा। तो वो निकालते थे, आई थिंक 150 या 200 की एक शर्ट हम निकालते थे, अच्छा। और वो लेके फिर उनको धोना 2 दिन, और उसके बाद फिर उनको यूटिलाइज करना फॉर नाइस। मैनी मंथ्स। तो इस तरह का केस होता है। सही सही सही। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव अप्रोच है। देखने वाली जो यंग जनरेशन है, आपको अपनी एक पॉजिटिव अप्रोच ये बिल्ड करनी है कि आपको जब आपके वालिदैन, आपके घर वाले ऑलरेडी फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को फेस कर रहे हैं, दे डोंट हैव एनीथिंग टू सपोर्ट यू, सो यू हैव टू बिल्ड योरसेल्फ कि आप अपनी अप्रोच इतनी पॉजिटिव बनाएं कि हमने घर वालों को तंग नहीं करना, बट हमने घर वालों के लिए कुछ ना कुछ करना है। ज़हीर का जो माइंडसेट था, उनकी अप्रोच यही है कि वो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि मैंने खुद एफर्ट करके घर वालों के लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश करनी है। अच्छा, हम आगे चलते हैं। आपकी डिग्री कंप्लीट होगी, आपने माशाल्लाह PUCIT से डिग्री किया। इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट इंस्टीट्यूट इन लाहौर जो कि कंप्यूटर साइंसेस की डिग्री करवाते हैं। आपको जॉब लेने में तो कोई परेशानी नहीं हुई, लाइक कि कोई लिंक वगैरह आपने यूटिलाइज किया हो या कोई ऐसी चीज़, या आपने जस्ट रैंडमली अप्लाई करके जॉब आपको मिल गई? डिग्री का फौरी बात तो 3 मंथ्स मैंने फ्री गुजारे हैं इस चीज़ ठीक में, है। कि डिग्री से फ्री हुआ था। तो मैंने फर्स्ट वन ट्राई की थी I2C में। ठीक है। I2C का फर्स्ट वाला मेरा टेस्ट क्लियर हुआ था, उसके बाद एक उनका प्रोग्रामिंग टेस्ट होता है वो भी क्लियर हुआ था, और इंटरव्यू में मेरी रिजेक्शन हुई थी, उनका लास्ट स्टेज पे ना इंटरव्यू। राइट। तो उसके बाद मैं मतलब थोड़ा सा जैसे बंदा होता है कि वो मेरी ड्रीम जॉब थी कि मैंने I2C में ही I2C job में करनी है। job। तो उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा वो मेंटली फेड अप सा भी हो गया था। फिर मैं 2 दिन माह के लिए घर चला गया। मैंने कहा चलो फैसलाबाद जाके जॉब ढूंढता हूँ, वहाँ पे ये होगा कि जितनी भी मिलेगी तो फैमिली भी पास है, हॉस्टल वगैरह का खर्चा ना वो बचता रहेगा। तो फिर मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे बड़ा अच्छा मशवरा दिया था। उसने कहा था कि लाहौर की मार्केट है और इंडस्ट्री जो है ना वो मतलब पूरे पाकिस्तान में मशहूर है, इसको नहीं छोड़ना चाहिए। तो फिर आई थिंक 4 मंथ्स बाद मैं वापस आया हूँ। फिर यहाँ आके मैंने अप्लाई किया है एक दो जगह पे। तो एक ये एस्टेक्स मेरी फर्स्ट कंपनी थी जहाँ पे मेरा टेस्ट हुआ था, उसके बाद एक इंटरव्यू हुआ था, फिर मेरी जॉब स्टार्ट हुई थी आई थिंक 15,000 पे। 15,000 में स्टार्ट हुई, बट वो 15,000 आपके लिए वो बड़ी एक ह्यूज अमाउंट होगी कि ये जाहिर है जब आप मतलब बड़े स्ट्रगल फेज में से गुजर रहे हैं और उसके बाद आपकी एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम लग गई है जो कि 15,000 है, तो वो आपके लिए एक सॉर्ट ऑफ रिलीफ था कि यार ये एक मेरे लिए ना एक प्रॉपर थोड़ा सा परमानेंट साइकिल बन गया। जी 15,000 पे मैं हैप्पी तो काफ़ी था, घर वाले भी थे कि चलो एटलीस्ट जॉब लग गई है। लेकिन थोड़ा सा मेरे माइंड में था कि जैसे कुछ दोस्त थे, मतलब उनकी जॉब लगी थी, किसी की 30+ पे लगी थी, किसी अच्छा। की 50 की थी। तो मेरे माइंड में आता था कि मतलब वो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से मैं पीछे हूँ, मैं लैग कर रहा कि बाकी मुझसे आगे हैं सैलरी में और मुझे पैसों की भी ज़्यादा ज़रूरत है और मैं पैसों में नीचे हूँ। तो Right। खैर वो साल के अंदर मेरी किसी तरीके से कवर हुई थी। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे जॉब से। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, हम बात करते हैं आप यूनिवर्सिटी के अंदर आपने टाइम गुजारा PUCIT के अंदर। PUCIT के अंदर जो जमात है, जमीयत का, वो बहुत होल्ड है। मैंने सुना है कि उन्होंने अपने बड़े स्ट्रिक्ट कुछ रूल्स बनाए हुए हैं जिन पे वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। जमीयत के बारे में जो लिबरल तबका है, जो हमारे लिबरल लोग हैं, हमारी देखने वाली ऑडियंस भी जानती है कि दो तरह के तबके होते हैं। एक तबका हुआ है जो जमीयत को सपोर्ट करता है, एक लिबरल माइंडसेट तबका है जो जमीयत को सपोर्ट नहीं करता। लिबरल तबके के जमीयत के बारे में बड़े हार्श कमेंट्स हैं। जमीयत क्या है, जमीयत क्या करती है यूनिवर्सिटी के अंदर, PUCIT में उसका क्या किरदार रहा है, इस बारे में आप थोड़ी सी रोशनी डालें ताकि लोगों को एक्चुअल सिचुएशन का पता चले उनके बारे में। बेसिकली जमीयत की बात करें तो मेरे ख्याल में किसी भी स्टूडेंट की ग्रूमिंग के लिए जो जहाँ पे जमीयत मौजूद है उसे जमीयत का पार्ट होना चाहिए। जमीयत आपको मतलब डिफरेंट रिस्पेक्ट्स में आपको गाइड करती है। जैसे जमीयत के अंदर स्टडी सर्कल होते हैं, इसके अलावा उनकी कुरान क्लासेज होती हैं, इसके अलावा फिर वो आपको सोशल गैदरिंग सिखाते हैं कि मतलब आपने लोगों के साथ उठना बैठना किस तरह है। फिर उनके एनुअल इवेंट्स होते हैं, अच्छा। आपके टूर्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं वो।
आपकी वो एनुअल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट करवाते हैं। मतलब कोई भी इस तरह की एक्टिविटी नहीं है जो आपकी मजहबी या दुनियावी लिहाज से हो, जो आपके करियर के लिए ज़रूरी हो और वो जमीयत ना करवाती हो। राइट। तो जमीयत वो सारे काम करती है, बाकी जमीयत के ऊपर थोड़ा सा बैड लेवल लगा हुआ है। वो मेरे ख्याल में मैं भी जमीयत का पार्ट रहा हूँ कुछ अर्से के लिए, साल भर के लिए। वो मतलब इतनी बुरी चीज़ नहीं है, वो आपको मतलब इकट्ठे बैठने से नहीं रोकते। जो ये कहते हैं ना कि लड़के लड़की को इकट्ठा नहीं बैठने देते, तो जमीयत वाले बैठने देते हैं। आप बैठो, आप पढ़ो, आप ग्रुप की सूरत में बैठे रहो। लेकिन वो ये चीज़ है जो मतलब यूनिवर्सिटी में मैंने खुद भी अपनी आंखों से एक जगह पे देखी है कि कहीं छुप के एक लड़की और लड़का बैठे होते हैं, जो कि मतलब घर से आप पढ़ने के लिए आए हो, यहाँ आके तो इस चीज़ को करते हैं कि किसी के घर की इज्जत खराब ना हो, इसको बचाने के लिए। तो वो इस तरह नहीं बैठने देते कि आप छुप के कहीं बैठो और कोई इस तरह की सही। यानी कि जमीयत का ये बड़ा पॉजिटिव रोल है कि जो बच्चे बच्चियां पढ़ने आए हैं यूनिवर्सिटी में, उनके ऊपर वो थोड़ा सा कंट्रोल रखते हैं कि ये इस तरह से अपनी क्लासेस को बंक करके जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं और सेपरेट बैठे हुए हैं और फजूल किस्म की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, उनको वो कंट्रोल करें। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। लाइक वो यूनिवर्सिटीज़ का माहौल थोड़ा सा प्यूरिफाई करने की कोशिश करते हैं। अच्छा ज़हीर, मुझे ये बताएं कि आप 10 साल लाहौर में आप गुजार चुके हैं। ये नया शहर था, इसमें बहुत सारे अनइवन इंसिडेंट्स भी आपके साथ हुए होंगे। कोई ऐसा इंसिडेंट आपको याद है जो आपके लिए बहुत शॉकिंग हो और उससे आपने कोई ना कोई लेसन भी गेन किया हो, वो किसी भी पर्सपेक्टिव का हो? और लाहौर में रहते हुए शॉकिंग तो मेरे लिए एज सच सिर्फ एक ही टाइम था कि जब मेरा एक दोस्त था, मतलब मेरा रूममेट था शुरू से जुबैर। तो उसने मुझे हमारी डिग्री के दौरान भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। फाइनेंशियली वॉज अ वेरी स्टेबल पर्सन। तो यही अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि मैं फैसलाबाद चला गया था, तो मुझे वापस लाहौर लाने में उसका बड़ा अहम किरदार था। वो खुद लाहौर में जॉब करता था। तो मेरे आई थिंक फर्स्ट जॉब के कोई 8 मंथ्स गुजरे होंगे। तो उसने मुझे बताया कि भाई मैं फैसलाबाद वापस जा रहा हूँ अपना कारोबार में। वो मेरे लिए था कि यार चलो एक बंदे के साथ इतनी बॉन्डिंग है, उसके साथ मैं टाइम गुजारता हूँ, शेयरिंग वगैरह करता हूँ। तो वो मुझे खुद ला के तुम लाहौर की इंडस्ट्री में आओ। और खुद आईटी की जॉब छोड़ के अपना कारोबार करने के लिए, कुछ भी करने के लिए वो फैसलाबाद जा रहा है। तो वो थोड़ा सा मेरे माइंड में आया था। उसके बाद मैंने थोड़ी कोशिश की थी कि मैं भी फिर फैसलाबाद जाता हूँ। लेकिन फिर दोबारा मुझे जुबैर ने कहा कि तुम नहीं जाओ फैसलाबाद, ये लाहौर की मार्केट है, मैं तो अफोर्ड कर रहा हूँ, इस वजह से जा रहा हूँ। तो फिर ये चीज़ थी। बाकी ओवरऑल लाहौर में मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। स्ट्रगल के हवाले से लाहौर में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, बस डिपेंड आप पे करता है कि आप उनको निकालते किस तरह हो, अपने लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी को कैसे ढूंढते हो और कैसे उसको जाके अप्रोच करते हो, उसको गेट करते हो। सही सही सही। अच्छा, आपके लाहौर में बहुत सारे कजन्स भी हैं, ठीक है? लाहौर आने से पहले भी आप लाहौर आते रहे हैं बहुत बार, तो कुछ चीज़ों का मुझे भी आइडिया है, उन पे हम कुछ रोशनी डालेंगे कि आप जब लाहौर शिफ्ट होने से पहले लाहौर आते थे तो आपके जो कज़न्स थे वो आपको किस तरह से एंटरटेन करते थे। उसमें ख़ास तौर पे अगर मैं नाम लूँ, उमैर, मोहसिन, अमजद, और भी आप अगर नाम ऐड करना चाहें तो। अच्छा, इसमें ना दो बड़े इंटरेस्टिंग से वाक़यात हैं। एक मेरे लाहौर जॉब स्टार्ट करने से पहले, मतलब डिग्री पे आने से पहले का, और एक बाद में। पहले मैं आपको पहले बताता हूँ कि मैं लाहौर सैर करने के लिए आया था डिग्री से कुछ अर्सा पहले। अच्छा। तो शालीमार बाग में ना मैं एक कज़न है जो डॉक्टर कामरान है, उनके साथ मैं आया था बाइक पे। तो हम घूम रहे थे, तो आगे से ना मुझे तैयब, उमैर और मौसम मिले। इन्होंने कहा कि आप डॉक्टर कामरान को जाने दो, मतलब हम 3 लोग हैं और आप भी हमारे साथ आओ, एंजॉय करते हैं, सैर करते हैं। मैंने डॉक्टर से रिक्वेस्ट की कि यार चलें, मतलब आप भी बिजी हो पढ़ाई में, तो मैं इनके साथ चला जाता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। अच्छा। तो जब हम शालीमार बाग से बाहर निकले ना, तो मुझे पता चला कि इन तीनों बंदों के पास 2 साइकिल है। अच्छा। और उनमें से भी एक साइकिल जो तैयब की है ना, उसने कहीं लेके जानी है, उसको काम है। और पीछे मैं, उमैर, मोहसिन, हमारे पास एक साइकिल है। ठीक है। अब हम लोग वहाँ से निकले हैं, तो गड़ी शाह के थोड़ा सा पुल से पहले आके उन्होंने कहा कि भाई अब तुम्हारी बारी है, तुमने साइकिल चलानी है। अब मैं साइकिल चला रहा हूँ, उमैर मेरे ख्याल पीछे बैठा हुआ है, मोहसिन आगे, और गड़ी शाह का पुल चढ़ा रहा हूँ। रास्ते में मेरी बस हो गई, गड़ी शाह का पुल। गड़ी शाह का पुल। तो रास्ते में से ये चढ़ाई पे थोड़ी देर उतरे। तो उसके बाद जब दोबारा हम ऊपर पहुंचे, तो दोबारा फिर एक आगे बैठ गया, एक पीछे। नीचे उतरे तो इन्होंने कहा कि यार तुम मेहमान आए हो, तो चलो यार कुछ खाते पीते हैं। अच्छा। चलो बड़ी अच्छी बात है, ख्याल आ गया बड़ा जल्दी, साइकिल चलो आके कुछ खिलाने लगे हैं। तो जब इन्होंने मेरा पे ऑर्डर किया था, 3 मिरिंडा की बोतलें ऑर्डर की थी रेगुलर। अच्छा। और साथ में 1-2 रियो के बिस्किट ऑर्डर किए थे। अच्छा। तो खाने के बाद जब बिल की बारी आई ना, तो बैर मोशन का हमारे पास तो पैसे नहीं है, तुमने ही देने। तो मैंने देखा मेरे पास जितने पैसे थे, तो उनमें से मैंने वो दिया, उसको बिल दिया। मुझे थोड़े से पैसे बचे थे, तो इस तरह इनके साथ में हम घर चले गए और वहाँ पे बैठ के गपशप की। उसके बाद आपने दोबारा तो नहीं ऐसी सैर का इरादा? उसके बाद नहीं, मैं वैसे डर गया था कि मैंने सैर करने लाहौर नहीं जाना, लेकिन फिर जब लाहौर में आया तो उसके बाद फिर काफी घूमते फिरते रहे।
और ये सारे दोस्त मेरे पास आते रहे। उमैर मोहसिन का जिक्र आया, माशाल्लाह, दे हैव done a lot of dedication, a lot of efforts in their lives. माशाल्लाह आज वो भी बड़े अच्छी जगह पे अपनी लाइफ में काम कर रहे हैं। तो ये एक सॉर्ट ऑफ एक मेमोरेबल वाकया शेयर करने के पर्सपेक्टिव से था। अच्छा, एक और भी इसमें बड़ी अहम चीज़ है, एक बड़ा मज़ेदार और भी वाकया है। आप लोग एक मर्तबा इकट्ठे खाना खाने निकले थे और ये इसकी शर्त ये थी कि आप लोग पैसे जमा करके सारे अपना अपना हिस्सा डाल के खाना खाएंगे, और उनमें से उस खाने के बाद कुछ पैसे बच गए थे। वो कितनी अमाउंट थी और उस अमाउंट का आपने क्या किया था फिर? हाँ, ये जब मैं हॉस्टल में रहता था ना, तो हॉस्टल में छुट्टियाँ थी तो मैं हॉस्टल में ही था, तो अभी घर नहीं गया था। तो मेरे पास आए थे उमैर, मौसम, तैयब, अनस और एक दो और कज़न थे, अमजद था या शायद एक और। हम 7 से 8 लोग थे। तो हमने डिसाइड किया कि हम ना अनारकली से कढ़ाई वगैरह खाते हैं अमेरिकन सिस्टम में पैसे डाल के। अच्छा। हमने थोड़े थोड़े पैसे डाले, खाना खाया, तो आई थिंक 90 रुपीज़ या 100 रुपीज़ बच गए थे। इन्होंने कहा था कि अभी हर बंदे को वापस तो नहीं कर सकते, हिसाब नहीं होगा, तो ना इनकी कोई ऐसी चीज़ देते हैं जो गपशप भी रख जाए, रात लेट नाइट जाग रहे हैं तो ले भी नहीं। तो ना वहाँ पे वो अनारकली में ना वो छोटी हाथ और रेडियाँ लेके फिर रहे होते हैं पठान, अच्छा। ड्राई फ्रूट मिक्सर दे रहे होते हैं। हमने ना उससे उन पैसों का ड्राई फ्रूट ले लिया 100 रुपए का। हाँ, और वो उसमें पीनट्स से थोड़े से शतूत वगैरह या ये सोगी वगैरह जो किशमिश वगैरह इस तरह की चीज़ें थी, तो हम लेके चले गए। तो अब मसला ये था कि इसको डिवाइड कैसे करना है बराबर। तो फिर कितने लोग थे टोटल? आई थिंक 8 लोग थे। 8 लोग। तो मैंने उनसे कहा कि यार आप लोग बैठो, मैं ना आप लोगों को अकबर बादशाह वाला इंसाफ करके दिखाता हूँ। तो ये सारे बैठ के हर 4 से 5 मिनट बाद एक राउंड चलता था, मैं एक एक बादाम निकालता था, सबको पकड़ा देता था, फिर शापर बंद कर देता था। इस तरह थोड़ी देर बाद एक एक वो किशमिश का पीस निकालता था, सबको देता था। इस तरह हमने तकरीबन वो 4 से 5 घंटे उस ड्राई फ्रूट के साथ गुजारे। 100 रुपए का ड्राई फ्रूट? हाँ, 100 रुपए का। वो हमारा टाइम भी गुजरा, गपशप भी हो गई और बड़ा फनी सा इवेंट भी बन गया हमारा कि यार हमने। राइट राइट। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कभी ऐसा हुआ है कि आपके स्ट्रगल के टाइम में आप डिप्रेस हो गए हों या एग्जॉस्ट हो गए हों कि यार ये मैं किस चीज़ में फंस गया हूँ और मैं ये नहीं कर सकता, मेरे लिए ये बहुत मुश्किल है? कभी ऐसी कोई सोच आई हो दिमाग में या कोई दिल में ऐसा ख्याल आपने सोची हो चीज़? ड्यूरिंग मेरा ख्याल जब मेरा हॉस्टल में स्टे था और जब मैं साथ में ट्यूशन पढ़ा रहा था और यूनिवर्सिटी की एजुकेशन कंप्लीट कर रहा था, उस दौरान तो मेरे माइंड में से कुछ भी नहीं था, क्योंकि मेरा फोकस था कि भाई फैमिली ने काफ़ी सफ़र किया है, मुझे उनको सपोर्ट करना है और अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है और उनको मतलब बेहतर हालात की तरफ लेकर आना है। लेकिन जब मैंने जॉब स्टार्ट की थी ना, तो सेकंड मंथ था जॉब का। ज़ाहिर बात है आपकी रूटीन नहीं होती, मतलब मैं ट्यूशन भी पढ़ाता था तो वो भी घंटे 2 के लिए पढ़ाता था। तो जॉब थी 8 आवर्स की। तो उसके बाद ना सेकंड आई थिंक मंथ में मेरे ना 1-2 लेट शूटिंग हुई, तो 10-10 11-11 घंटे। तो वही ना, तो मैं थोड़ा सा ना फेड अप सा हो गया। मैंने घर कॉल किया, मैंने अपनी मम्मी से कहा कि अम्मी ये मेरे टाइप की जॉब नहीं है, अच्छा। इतने घंटे मुझसे काम नहीं होता बैठ के, मैं नहीं कर सकूँगा। लेकिन अम्मी ने उस टाइम में थोड़ा सा कहा कि चलो ठीक है, तुम वीकेंड आ रहा है, तुम आ जाओगे, ना करो कुछ और देख लो। मैं घर आया, फिर थोड़ा सा खुद भी रास्ते में रियलाइज हुआ कि यार फ़ायदा क्या छोड़ने का, आप करनी है कोशिश तो करनी है। अम्मी ने भी गाइड किया, तो फिर वो मैंने उसी को कंटिन्यू। सही सही। आपने पेरेंट्स की बात की, आपके पेरेंट्स ने भी बहुत स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में, और माशाल्लाह के औलाद को एक मकाम पे पहुंचाने के लिए पेरेंट्स जो स्ट्रगल करते हैं वो हमेशा याद रहती है। आपके जो वालिद साहब थे वो फैसलाबाद गालिबन जाते थे डेली जॉब पे, और उन्होंने 30 साल इसी तरह से सर्विस किया। उनकी क्या स्ट्रगल थी? वो जब फैसलाबाद पहुंचते थे तो आगे किस तरह से वो अपनी जॉब तक जाते थे, क्योंकि जाहिर है कोई कन्वेंस वगैरह तो थी नहीं। तो उस स्ट्रगल के बारे में थोड़ा सा लोगों को बताएं कि वो क्या उनका सारा एक स्ट्रक्चर था जॉब हाँ, का। मैं जब मैट्रिक में था और एफएससी में था, तो अबू मुझे बताते थे कि मैं यहाँ से निकलता हूँ घर से और फैसलाबाद की गाड़ी में बैठता हूँ, और वहाँ से जब जीटीएस उतरता हूँ तो वहाँ से जनाब यूनि तक ना मैं रिक्शा के पैसे बचाने के लिए ना तो पैदल चला जाता हूँ। तो वहाँ से फिर आगे जो है कभी लिफ्ट ले ली या कभी रिक्शे में बैठ के ना स्कूल चला जाता हूँ। अच्छा। तो अबू स्कूल में जॉब करते हैं। तो मेरी जब डिग्री स्टार्ट हुई ना उधर फैसलाबाद में, तो मैंने कहा यार चेक तो करता हूँ कि मतलब ये कितना डिस्टेंस है जो वो कहते थे। तो सिर्फ एक दिन में गया हूँ। अच्छा। जीटीएस से जनाब तक पैदल, और जनाब तक भी सिर्फ अपनी डीसी यूनिवर्सिटी तक, और जनाब डीसी यूनिवर्सिटी से थोड़ा आगे है। अच्छा। तो मेरी बस हो गई थी, उसके बाद मेरी कभी हिम्मत नहीं हुआ, और अब्बू ने इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। और वो इस तरह से 25-30 साल उनका यही एक स्ट्रक्चर रहा है कि मैक्सिमम टाइम वो यही करते थे कि मतलब पैसे बचाने के लिए जहाँ से भी हो सकता है। बेसिकली हर पेरेंट्स के माइंड में होता है कि हम अपनी जो ज़रूरियात है या अपने जो पैसे लगाने हैं उसको काम करके अपनी औलाद के लिए पैसे बचाएं।
तो इसमें फिर जो दूसरा सपोर्ट किया है मेरे वालिद साहब को भी और हम साहब को भी मेरी अम्मी ने किया है, माशा क्योंकि मुझे पता है हम अपनी वालदा के साथ घर में रात को लेट जब जागते थे बैठते थे, अम्मी वो मशीन सिलाई करती थी और उन्होंने वो हुनर सीखा था। आफ्टर मैरिज जब उन्हें एहसास हुआ कि मेरे वालिद साहब की इतनी ज़्यादा इनकम नहीं है कि हम बहुत इजीली गुजारा कर जी सकें, जी तो उन्होंने फिर वो हुनर सीखा था और उसको उन्होंने यूटिलाइज़ किया और उन्होंने हमारी मतलब जो भी ये तलीमी अखराजात हैं इनको पूरा करने में FSC तक डिग्री तक हर तरह की मदद भी की, वालिद साहब की सपोर्ट भी होता रहा। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बड़ी स्ट्रगल है वाकई, और इस स्ट्रगल को हमेशा याद रखना चाहिए कि ये स्ट्रगल जो आने वाला जितना भी टाइम इंसान जितना कुछ भी अचीव करता है ना, वो इस स्ट्रगल की वजह से होता है। तो वालदैन की ये स्ट्रगल कभी ना भुलाने वाली चीज़ है। अच्छा, हम थोड़ी सी बात करते हैं कि यंग जनरेशन के माइंडसेट पे। आज जो हमारी यंग जनरेशन है, स्पेशली वो लड़के लड़कियां जिनके पास वसाइल नहीं है और उनका जहन भी है कि हमने कुछ करना है, और साथ साथ जहन ये भी है कि हमारे पास फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, वसाइल होने चाहिए, फिर ही हम कुछ कर सकते हैं जी। उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनको क्या मशवरा देंगे? किस तरह से गाइड करेंगे कि वो अपने माइंडसेट को किस तरह चेंज करें, किस तरफ जाएं? बेसिकली जो मेरा माइंड है ना उसमें यह है कि सक्सेस का एक रोड मैप है। हम्म। जब आप इसको रोड मैप से हट के शॉर्टकट्स की ट्राई करते हो ना, तो उसके अंदर आपको एक दो दफ़ा नाकामी होती है, तो फिर आप फेड अप होकर फिर से हट जाते हो। ठीक है। तो आप एक चीज़ के पीछे लगे हो तो डेडिकेशन से लगो, और मतलब आपको स्टार्ट में फेलियर हुआ भी है कि आप नहीं अचीव कर सके हो या आप उस लेवल पे नहीं पहुंच सके। फॉर एग्जाम्पल किसी ने सोचा था कि मैं डिग्री के साथ ही पहले साल में कोई जॉब ढूंढूंगा, वो नहीं अचीव कर सका। लेकिन उसको थोड़ा और टाइम दो, और फिर जो आप एक्सप्लोर कर रहे हो ना, अपने लिंक्स उनको बढ़ाओ। और जो अपना टाइम है ना, अभी मोस्टली स्टूडेंट्स ये करते हैं कि अपना टाइम ना गैर जरूरी एक्टिविटीज़ में ज़्यादा गुजारते हैं, और उसके बाद 1 से 2 घंटे उनके पास होते हैं, उसके अंदर वो चीज़ ढूंढते हैं। वो कहते हैं यार हमें तो ना काम मिल रहा है ना जॉब मिल रही है। जब मैं आया था तो मुझे तो कोई इतने गाइड करने वाले लोग नहीं थे, तब इतना फ्रीलांसिंग भी बहुत ज़्यादा लोग नहीं करते थे जी जी। जो मेरे सर्कल में थे। अब तो ये फ्रीलांसिंग का काम और इस तरह के छोटे छोटे हुनर, जैसे अभी वीडियो वगैरह सिखा रही है, छोटे छोटे कोर्सेज करवा रही हैं। तो अगर आप इनके ऊपर फोकस करो ना कि मतलब मैंने लाइफ में सक्सेस के पास जाना है, लेकिन एक प्रॉपर वे के थ्रू जाना है। कुछ मुश्किलात आती हैं, उनको फेस करके जाना है। ये नहीं कि मुश्किल आई है तो आप उसको साइड से होकर गुजर जाओ और कहो नहीं भाई मैं तो कोई बाईपास ढूंढता हूँ और वहाँ से निकलूँ, वहीं आपको मुश्किल होती है। आप एक मुश्किल में हैं, और वो मुश्किल फाइनेंशियल हालात से जुड़ी हुई है। एक बच्चे का, एक यंग जनरेशन के बच्चे का क्या माइंडसेट होना चाहिए? आया कि वो ये सोचता रहे हर वक्त बैठ के कि वो मेरी मदद करे, ये मेरी मदद करे, और फिर मैं ये अपना मामला हल करूं, या उसकी माइंडसेट के अंदर ये चीज़ इतनी मजबूत होनी चाहिए कि मैंने खुद कुछ करना है अपनी लाइफ में? इन दोनों में से क्या माइंडसेट होना यार चाहिए? फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी जो है ना वो सेल्फ बिलीफ होना चाहिए, कि आप अपने ऊपर यकीन रखो और आपको हो कि भाई मैं अपने लिए पहले कुछ करूंगा तो कोई मेरे लिए कुछ करेगा। एग्जैक्टली। अगर आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओगे तो दूसरे लोग आपको 1 दफ़ा 2 दफ़ा मुश्किल से निकाल देंगे, तीसरी दफ़ा वो कहेंगे कि भाई हमारे पास अब इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो आप यूज टू हो चुके होगे, आप फिर अपने तौर पर कोशिश नहीं करोगे, फिर आप कोई और किसी तरह लोग ढूंढने की कोशिश करोगे। तो बेहतर यही है कि आपने कोई भी अपना फाइनेंशियल क्राइसिस है उनमें से गुजर रहे हो, या आपको कोई एजुकेशनल क्राइसिस आ रहे हैं, पढ़ाई में मुश्किल आ रही है, उसके अंदर भी आप पहले अपने ऊपर फोकस करो, उस चीज़ को अपने तौर पे ओवरकम करने की कोशिश करो। राइट। आपने अपना 100% दे दिया, उसमें नहीं हुआ फिर किसी की हेल्प लो। ये नहीं है कि 10% आपने अपना दिया नहीं हुआ और साथ ही आप हेल्प ढूंढने चले जाओ कि नहीं, लोगों के बस उस पे आप बैठ के। वो नहीं करना चाहिए। राइट राइट राइट। अच्छा, बात करते हैं जॉब के हवाले से। एक बच्चे ने डिग्री कर ली, अब वो सोच रहा है मैं किस डोमेन में जाऊं, क्या करूं, मैं किस तरह से जॉब लूं। आजकल की जो मार्केट है जॉब की, सॉफ्टवेयर हाउसेस को आप जानते हैं, आईटी कंपनीज को आप जानते हैं, आप इन बच्चों को क्या, किस तरह की गाइडेंस देंगे कि उनको क्या करना चाहिए, उनको अपना ज़हन कैसा बनाना चाहिए डिग्री करने के बाद? या और ड्यूरिंग डिग्री जो है ना आपकी सेल्फ असेसमेंट जो है ना वो बड़ी मेजर चीज़ है आपको, ये डायरेक्शन जो आपकी फ्यूचर में उसका तयन करने के लिए। फॉर एग्जांपल आपको पता चल जाता है कि आप प्रोग्रामिंग में स्ट्रॉन्ग हो या नहीं, आप कितना मर्जी प्रिटेंड कर लो लोगों के सामने आप जिस तरह का मर्जी बता दो कि मैं ये भी अच्छा कर लेता हूँ वो भी, लेकिन आपको खुद को पता होता है कि मेरे अंदर क्या कमी है, कौन सी चीज़ मेरी स्ट्रॉन्ग है और कौन सी चीज़ मेरी वीक है। राइट। तो अब तो डिग्रीज के फ़ौरन बाद लास्ट सेमेस्टर में हर यूनिवर्सिटी में जॉब फेयर हो रहा है, डिफरेंट कंपनीज आ रही हैं। तो लाजमी नहीं है कि अगर आपने आईटी की डिग्री की है तो आपने प्रोग्रामिंग की ही जॉब करनी है। अब मतलब मल्टीपल फील्ड्स हैं। अगर आपको लगता है कि आप मैनेजमेंट में स्ट्रॉन्ग हो तो आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे निकल जाओ। अगर आपको लगता है कि आप मतलब चीज़ों को एनालाइज अच्छा कर लेते हो, चीज़ों के ऊपर क्रिटिक्स अच्छा कर लेते हो, आप क्यूए में निकल जाओ। और अगर प्रोग्रामिंग तो फिर मेरी नज़र में तो आगे बेस्ट है कि अगर आपको लगता है कि आप एक अच्छे कोडर हो,
अब प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी है आपकी, और आपको इसका मेन पता लगता है कि आप अपनी लैब्स खुद करो, एटलीस्ट अपने जो टेस्ट वगैरह हैं उनको प्रॉपर दो। बाकी ये जो आपके होते हैं असाइनमेंट्स वगैरह होती हैं, ये तो यूनिवर्सिटी में मोस्टली कॉपीज पे ऐसी चलती हैं, सही। उससे इतना मसला नहीं होता। तो राइट राइट। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको आप अपने अंदर देखोगे कि मेरे अंदर बेस्ट क्या है, फिर उसके ऊपर फोकस करो तो फिर जॉब इजीली मिल जाती है। आज तो जॉब ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल नहीं है। अच्छा, इस माशरे के अंदर हमारे जो बच्चे अभी आ रहे हैं डिग्रीज करके, उनको क्या आप ये समझते हैं कि अपने डिसिप्लिन पर काम करने की ज़रूरत है? वो किसी जगह पर काम कर रहे हैं या उनके अगर घर के मामलात हैं, क्या आप ये समझते हैं कि उनको अपनी एक सेल्फ असेसमेंट करनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ ह्यूमैनिटी, कि उनका जो लोगों के साथ लेन देन है, जो ताल्लुक है, जो मिलना जुलना है ऑफिस में, घर में, वो बड़ा लैक कर रहा है? या इस बारे में आपकी क्या एनालिसिस है? कुछ काम करना चाहिए यूथ को? हाँ यस, ऑब्वियस करना चाहिए, क्योंकि देखें आप जब जॉब पे जाते हो तो सिर्फ कि आपकी जॉब नहीं होती। आपने एक कंपनी के अंदर 70 to 80% होते हैं, उसमें से 70 to 80 ना भी हो तो आपकी टीम के अंदर 15 to 20 तो होंगे, और सारे लोग आपके मिजाज के नहीं होते। राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये सीखना चाहिए कि अगर कोई बंदा आपकी जो बात है उसको अपोज करता है तो आपने उसको कैसे डील करना है। कि हम अपने घर में भी देखते हैं कि हम घर में कोई बात करते हैं, या फॉर एग्जांपल कोई चीज़ है हमारे पसंद की वो नहीं बनी हुई, तो उसके ऊपर आपने रिएक्ट कैसे करना है। फॉर एग्जांपल जो हमारी मतलब कोई पसंद का काम है, हमने घर में कोई बात कही है वो नहीं हुई इम्प्लीमेंट, तो उसके ऊपर हमने कैसे रिएक्ट करना है। ये चीज़ें अगर हम अपने घर से सीखेंगे, खुद सीखेंगे कि इसके ऊपर हमारा रिएक्शन क्या होना चाहिए और किस तरह से उसको डील करना है, तो ये हमें कॉर्पोरेट लाइफ में बड़ा फ़ायदा देता है। बाकी अगर आपकी चीज़ें शुरू से नहीं सीख के आते हो तो कॉर्पोरेट लाइफ में शुरू में आपको मुश्किल होती है, लेकिन ये है कि अगर आपको की अच्छी कंपनी मिल गई है, अच्छा सेटअप मिल गया, तो आपको इतना ग्रूम कर देता है कि आप ये सारी लोग पर्सनल डीलिंग्स, क्लाइंट डीलिंग्स, फिर जब आप क्लाइंट डीलिंग्स में आते हो प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी में, तो उसके अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि भाई क्लाइंट के साथ किस तरह डील करना है, क्लाइंट की बात को किस तरह सुनना है, और आपकी राइट। मेरे ख्याल में स्पीकिंग से ज़्यादा ना जो लिसनिंग पावर है वो आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, उसके ऊपर आपको मेन फोकस करना चाहिए। स्पीकिंग तो हर कोई बोल तो लेता ही है जब उसको बोलने का मौका मिलता है। सही सही। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, यूथ को इन चीज़ों को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना चाहिए कि आप अपनी जो एक सेल्फ डिसिप्लिन है उसको किस तरह से मैनेज और मेंटेन कर रहे हैं। अच्छा ज़हीर, बात करते हैं एक मिडिल क्लास तबके में होते हुए, मैं भी, आप भी, हम सब मिडिल क्लास तबके से हैं, तो एक कुछ ख्वाहिशात ऐसी होती हैं जो बड़ा फैसिनेट करती हैं उनको सोच के। उनमें से एक ख्वाहिश होती है अपनी गाड़ी लेना। ये ख्वाहिश आपके ज़हन में भी होगी बहुत शुरू से। इस ख्वाहिश के बारे में बताएं। हम आपको बताते चले, माशाल्लाह ज़हीर ने अपनी खुद स्ट्रगल के साथ एक एक माशाल्लाह एक अपनी इनकम के साथ उन्होंने गाड़ी परचेज़ किया, और ये बहुत बड़ी बात होती है कि यू आर नथिंग टू हैव, लेकिन फिर भी आप माशाल्लाह स्ट्रगल करें, अपने घर को सपोर्ट करें, अपने घर को रन करें और गाड़ी परचेज़ करें अपनी इनकम से। तो ये एक बड़ी खूबसूरत बात है, स्पेशली मिडिल क्लास तबके के लिए। तो उस ख्वाहिश के बारे में बताएं, क्या गाड़ी की ख्वाहिश आपको थी तो कब से थी? तो अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि गाड़ी से पहले मेरे माइंड में ना बाइक की ख्वाहिश थी, अच्छा। क्योंकि जब हम लाहौर में आए थे तो बाइक का एडमिशन हो गया था यूनिवर्सिटी में, और मैं जॉब पे जाता था, तो एक ही बाइक थी हम दोनों के पास। अच्छा। तो अगर मतलब समटाइम ये होता था कि छोटा भाई उसको मैं कहीं पर ड्रॉप करता था, वहाँ से अपने दोस्तों के साथ आके जाता था, और कभी उसको कहीं पे जाना था तो मैं उसको दे देता था, और मैं खुद किसी और वे में या उबर करवा के चला जाता था ऑफिस में। तो उसके बाद फिर मैंने ना एक और बाइक परचेज़ की थी गारबन 2022 में। राइट। जब वो बाइक परचेज़ की थी तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि यार अब एक और बाइक होगी, हम दोनों के पास अपनी अपनी सवारी और हम बड़े खुश हैं। अच्छा। तो उसके बाद फिर मैंने कंपनी चेंज की, तो कंपनी चेंज की तो मुझे ना ग्रेजुटी मिली। तो मैंने अम्मी से मशवरा किया कि अम्मी मेरे पास ना मतलब थोड़े ग्रेजुटी के पैसे आए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं ना गाड़ी परचेज़ कर लूँ, नहीं तो पैसे यूटिलाइज तो हो ही जाते हैं। तो अम्मी ने थोड़ा कहा भी, मुझे ये था कि गाड़ी हो जाएगी तो सारी फैमिली के लिए एक ही वन गो में कहीं पे भी जाना चले जाएंगे। पहले हम बाइक्स पे ट्रैवल करते थे सारे। तो अम्मी ने पहले तो थोड़ा सा कहा कि नहीं गाड़ी के एक्सपेंस बहुत ज़्यादा होते हैं, वाला साहब ने भी कहा कि नहीं गाड़ी जो ना रखना आसान नहीं है, लेना आसान है, लेकिन मैंने उन्हें थोड़ा सा कायल कर लिया किसी तरीके से। उसके बाद फिर मैंने गाड़ी परचेज़ की, और गाड़ी परचेज़ की आज आई थिंक मुझे 2 साल होने वाले हैं गाड़ी परचेज़ की, 2023 के स्टार्ट में की थी, माशाल्लाह। बल्कि 2022 के एंड में की थी। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली भी बड़ी सेटिस्फाई है, वो कहते हैं कि हम मतलब बड़े सुकून में हैं, घर से बैठते हैं कहीं भी जाना हो आराम से, तो गाड़ी के अंदर ट्रैवल की। सही सही, माशाल्लाह। तो ज़हीर, इस डिस्कशन को अब रैप अप करने की तरफ जाते हैं। ज़िंदगी एक स्ट्रगल का नाम है।
आप जब मिडिल क्लास तबके से हैं तो आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है, आपको करनी ही चाहिए, क्योंकि कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास। आप अपनी यूथ को, जो अब आने वाली जो जनरेशन है, जो अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, जिन्होंने आगे आना है, जॉब्स में आना है, उनको आप क्या मैसेज देंगे, जो स्पेशली जो मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि हाई जेंट्री का तो प्रॉब्लम ही नहीं है पैसे, वो तो वैस अगर उनको जॉब ना भी मिले तो वो स्टेबल है। यूथ को जो मिडिल क्लास तबके से है, उसको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो अपने माइंड सेट को, अपने जहन को किस रास्ते की तरफ गामजन रखे, जिससे एक दिन वो सक्सेसफुल हो जाएंगे? देखिए सिंपल सा रूल है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको इस चीज़ का एहसास होना चाहिए, जो सेल्फ रियलाइजेशन है ना, ये बड़ी चीज़ है कि भाई मुझे पता है कि मैं किस हालात में से गुजर रहा हूँ, मुझे मेरी फैमिली ने कितना सफ़र किया है और मुझे उनके लिए कुछ करना है। जब आपके माइंड में ये बात बैठ जाती है ना कि तो मेरी फैमिली स्ट्रगल कर रही है, मेरे बहन भाई हैं, छोटे हैं, ये बड़े हैं, या मेरे वालिद साहब हैं, वो कुछ करना चाहते थे, उन्होंने अपनी कैपेसिटी में किया भी बहुत कुछ है, हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते, उन्होंने किया भी बहुत कुछ है, लेकिन वो उतना नहीं कर सके कि जितना होना चाहिए था। तो इसके लिए फिर आपको अपने माइंड में एक रोड मैप बनाना चाहिए, आपको एक जो आइडिया होना चाहिए कि मैंने लाइफ में ये करूँगा तो इससे मेरे हालात स्टेबल हो जाएंगे, हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। और इसके लिए सबसे पहले आपको खुद पे एतमाद होना चाहिए और अपनी जो चीज़ें हैं, ये जो करने की चीज़ें हैं, उनका एहसास होना चाहिए। जब आपके अंदर एहसास पैदा नहीं होगा ना, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। और इसके अलावा आपको ये माइंडसेट निकालना चाहिए कि कोई स्पून फीडिंग करेगा, चाहे वो जॉब है, चाहे वो डिग्री है, कि कोई मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा तो मैं कर सकूँगा, नहीं। आप पहले अपनी अपनी मदद खुद करें। जब तक आप अपनी, सिंपल सा जो रूल है, जो नेचर का रूल है, कि जब तक आप अपनी मदद खुद नहीं करते, कोई भी आपकी नहीं करता। बिल्कुल। तो आप पहले सेल्फ कॉन्फिडेंट हो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस पैदा करें, चीज़ों को लेके आगे चलने की कोशिश करें, अपना 100% से ज़्यादा देने की कोशिश करें। और जब आप अपना 100% से ज़्यादा देने की कोशिश करेंगे तो अल्लाह कभी भी जो आपकी मेहनत है उसको उसको ज़ाया रायगा नहीं जाने देता। तो अल्लाह पे यकीन रखें और अपनी कोशिश करते रहें, तो वन डे इंशाल्लाह यू विल सक्सीड। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपके बहुत सारे दोस्त हैं और जो आज माशाल्लाह अच्छी जगहों पे काम कर रहे हैं। आप खुद माशाल्लाह 10 इयर्स आपको लाहौर आए हो गए हैं और आप 7 साल से ज़्यादा अरसा ही आपको हो गया है इस डोमेन में काम करते हुए। तो आप अपने आप को, आप आने वाले फ्यूचर में कहाँ देखते हैं? आपका गोल क्या है? आप कहाँ अपने आप को चाह रहे हैं आईटी की डोमेन में? अच्छा, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने मतलब अपने जो माइंड है ना, वो डिफरेंट बेस में बिल्ड किया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा ना बहुत ज़्यादा लंबे अर्से तक कोडिंग करने का माइंड नहीं है। मैंने सोचा हुआ है कि मैं 10 ईयर्स और 11 ईयर्स, मतलब 3 से 4 साल मजीद कोडिंग वगैरह करूँगा। उसके बाद टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाली साइड, इस साइड पे निकलूँगा और फिर उससे आगे जो पीएम वगैरह इस साइड पे निकलूँगा। मेरा माइंड मैनेजमेंट वाली साइड पे अब ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है उस साइड की तरफ ना। मैंने अपना शुरू से मेरा माइंड था कि मैं थोड़ी देर से के लिए कोडिंग करूँगा और उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर या इस तरह की पोजीशन लेके तो आराम से मैं अपने जो मामला उनको चलाऊँगा। राइट राइट। बहुत शुक्रिया ज़हीर आपके टाइम का। और ये स्ट्रगल, ये जर्नी, ये जो रास्ता है, ये बहुत से बच्चों के लिए, बहुत से लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन का बायस है। क्योंकि जब आपके पास कुछ नहीं होता है एंड देन यू अचीव अ लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ, तो ये किसी भी लेसन से खाली नहीं है ये चीज़। तो व्यूवर्स, आपने इस स्टोरी को देखा। मैं यंग जनरेशन को एड्रेस करूँगा स्पेशली कि कभी भी नेगेटिविटी को अपने माइंड में मत लाएं, पॉजिटिव रहें, अपने दिमाग को पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ ले जाने की कोशिश करें। बिकॉज जब आप खुद पॉजिटिव होंगे और आप स्ट्रगल करेंगे, देन यू विल अचीव एवरीथिंग दैट यू आर थिंकिंग राइट नाउ। तो अल्लाह ताला, जैसे ज़हीर ने कहा, अल्लाह ताला इंसान की मेहनत को ज़ाया नहीं करते, आपकी मेहनत रायगा नहीं जाएगी। उम्मीद है कि इस स्टोरी से आपने कुछ लेसन गेन किया होगा, कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा जो आपकी आने वाली लाइफ में आपको फ़ायदा देगी। अपनी दुआ में याद रखें और नेक्स्ट स्टोरी तक के लिए हमारे इस चैनल पर जुड़े रहें। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टोरी के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।